So this is actually contents of today's lecture. We will actually be talking mostly about inverse Z transform. और उससे पहले जो है वो couple of announcements हैं और उसके बाद जो है we will be recapping ये जो हमने last week में किया था और उसके बाद inverse Z transform की different situations में different examples हम करके देखेंगे. अच्छा, announcement में आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों का क्विज़ेस जो है वो सरप्राइज भी हुआ करेंगे एंड दैट इज़ आल्सो ट्रू. बट लेकिन जो क्विज़ 3 है वेंसडे को स्केड्यूल वो मैं लूँगी वही 4:30 to 5 PM लेक्चर्स 12 to 15. लेकिन ये कि फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड आपके जो है सरप्राइज क्विज़ेस भी हो जाया करेंगे, मतलब अनाउंस भी होंगे. इट डजंट मीन कि अनाउंस नहीं होंगे, लेकिन सरप्राइज भी हो जाया करेंगे. और सरप्राइज क्विज़ेस में जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि दे विल बी फ्रॉम द contents of the same lecture. बेसिक जो उनका पर्पस है वो ये है कि लोग लॉग इन करके चले ना जाया करें, अटेंड भी किया करें लेक्चर्स को जो है. अच्छा, recap, we will start with the recap. Last time we actually talked a lot about stability and causality. और हम लोग जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी और कॉजालिटी की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स मोस्टली. वैसे तो सिग्नल के केस में भी आपको बुक में नज़र आएगा कि दे कॉल द सिग्नल्स टू बी कॉजल सिग्नल, तो चलें ठीक है, लेकिन स्टेबल सिग्नल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है. बट द थिंग इज़ कि जस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम सिग्नल्स की भी बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स में. मगर ये कि सिस्टम्स जो हैं उनके रेफरेंस से अगर हम बात करते हैं तो वी सॉ के सिस्टम में इफ़ वी आर टॉकिंग इन Z domain, then in that case system is represented by h of z or system function which actually is equal to yz over xz, जो फॉर्मूला हमने निकाला था फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन. और वी सॉ कि इसके जो है वो अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन मौजूद है तो उसके जो भी हमारे पास डिफरेंट कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे हम h of z की डायरेक्टली भी इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो एनीवे, कॉजालिटी और स्टेबिलिटी को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. वी सॉ के दोनों केसेस में ROC से हमें पता चल सकता है कि सिस्टम वुड बी कॉजल, स्टेबल, बोथ कॉजल और स्टेबल, और दोनों में से कोई भी सिचुएशन जो है वो नहीं होगी. तो इसमें जो कंडीशन हमने देखी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर ROC जो यूनिट सर्कल ROC के अंदर है देन द सिस्टम इज स्टेबल. एंड वी सॉ दैट थिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो h of z है इट एक्चुअली इज़ कन्वर्जेंट और इट इज़ लेस देन इन्फिनिटी. इसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है if we have unit circle in the ROC. लेकिन यूनिट सर्कल के अलावा और क्या चीज़ मौजूद होगी दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन के आपका टाइम डोमेन का सिग्नल किस तरह का था. एंड देन इफ द ROC इंक्लूड्स इन्फिनिटी देन द सिस्टम इज कॉजल. ठीक है, और इस केस में हमने देखा था कि जो हमारे पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिस्टम्स होंगे उस केस में तो दैट वुड बी अगेन अगर हमारे पास एक यूनिट सर्कल ये वाला है और हम कॉजालिटी की बात करते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली लेट्स सपोज कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर द पोल इज़, तो अगर इस तरह से हमारा ROC है तो इसका मतलब है कि द सिस्टम इज़ कॉजल. लेकिन इफ़ इट इज़ इवन फाइनाइट ड्यूरेशन सिस्टम जो है FIR सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कॉजल में क्या होगा कि वी विल हैव ऑल द एंटायर Z प्लेन एक्सेप्ट Z इक्वल टू 0. सो वी कैन से कि बेसिकली वो जो हम कह रहे हैं ना कि आउटसाइड ये इन्फिनिटी को इंक्लूड करेगा एंड आउटसाइड डिस्क की जो हम बात करें तो वी कैन से कि दैट डिस्क इज एक्चुअली एट Z इक्वल टू 0, यानी Z इक्वल टू 0 रेडियस का. अगेन दैट इज कॉन्सेप्चुअल, देयर इज नो रेडियस क्योंकि Z इक्वल टू 0 का मतलब है कि दैट इज जस्ट अ पॉइंट. बट वी कैन कॉन्सेप्चुअली से कि अच्छा वो जो पॉइंट है वो जो सर्कल बना रहा है उससे बाहर बाहर तमाम की तमाम चीज़ जो है दैट इज़ इन ROC एंड इट इज़ इंक्लूडिंग Z इक्वल टू इन्फिनिटी. और ये जो चीज़ है हमने लास्ट में देखी थी कि इफ़ द सिस्टम फॉर द सिस्टम हैव टू बी कॉजल एंड स्टेबल बोथ, एक तो ये कि ROC मस्ट बी आउटसाइड ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्टन रेडियस, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है ये जो चीज़ है, ठीक है, and containing infinity because this is the condition जो कि causality को ensure करती है. and ROC must contain the unit circle.
ठीक है। ये इस कंडीशन जो है, यानी ये दोनों कंडीशंस एक्चुअली अगर हम एक कंबाइन कर रहे हैं, जो पहली दो मैंने लिखी हुई हैं, फर्स्ट वन वाज फॉर स्टेबिलिटी, सेकंड वाज फॉर कॉजालिटी, इन दोनों को ज़ाहिर हमने कंबाइन किया तो इसका मतलब है द सिस्टम शुड बी स्टेबल एंड कॉजल। लेकिन इसका एक बाय प्रोडक्ट जो हमने देखा था एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इट दिस थिंग कि अगर आपके पास बोथ ऑफ दीज थिंग जब कंबाइन हम करते हैं तो दैट would be possible only if the poles are all inside the unit circle, ठीक है। and we talked about this thing कि आपके पास जो है वो पोल्स जो होते हैं, दे शुड नॉट बी, दे कैन नेवर बी पार्ट ऑफ आरओसी। पोल्स जो है वो कभी भी आरओसी में नहीं हो सकते। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है अगर आपने कभी भी स्टेबिलिटी, अगर आपको ये कहा जाए कि जी स्टेबिलिटी कॉजालिटी जो है वो आपने चेक करनी है किसी भी जी ट्रांसफॉर्म से, आरओसी अपना आपने लेट्स सपोज कि यू आर आस्क्ड कि जी ट्रांसफॉर्म तो आपको दे दिया गया है, अब आरओसी आप बताएं कि जिसमें ये जी ट्रांसफॉर्म जो है वो कॉजल भी होगा, स्टेबल भी होगा, तो यू वुड जस्ट नीड टू चेक फॉर दीज टू कंडीशंस, और ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो आरओसी है, जो तमाम के तमाम जो पोज हैं, दे मस्ट बी इनसाइड द यूनिट सर्कल। अगेन एन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के स्टेबिलिटी और कॉजालिटी जो है वो एक दूसरे से अनकोरिलेटेड है। मतलब इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि अगर एक सिस्टम स्टेबल है तो इट हैज़ टू बी कॉजल और इट हैज़ टू बी एंटी कॉजल और समथिंग लाइक दिस। ये हमने लास्ट टाइम 4 एग्जांपल्स बहुत डिस्टिंक्ट सी की थी जिसमें हम ये चारों केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल के साथ कॉजल हो सकता है, स्टेबल के साथ एंटी कॉजल हो सकता है, स्टेबल के अनस्टेबल के साथ कॉजल हो सकता है, अनस्टेबल के साथ एंटी कॉजल हो सकता है, एंड बोथ साइजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि आप है आपका जो टाइम डोमेन का सिग्नल है वो किस तरह से है, उसकी बेस पे आरओसी हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज सो दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग कि इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, अब वी विल मूव टूवर्ड्स इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने जितनी भी एग्जांपल्स की थी, वी एक्चुअली हैड वन पोल इन दोज केसेस के बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने एक्चुअली ओके वन थिंग दैट वी हैव सीन इज, जो कि हम इसमें कोर्स इस क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, सो लेट मी राइट दिस डाउन कि हम जो है वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज फॉर अ कॉजल सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास एंटी कॉजल है -n-1, तो इसका जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन इज द सेम आफ्टर डूइंग सम कंप्यूटेशन। हम दोनों हमारे पास सेम आ जाते हैं, बट z इज लेस देन ए आ जाता है। तो जो लास्ट टाइम हमने जितनी भी एग्जांपल्स की थी उसमें वी सॉ कि हमारे पास जो था वो एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह का आ रहा था, एंड देन बेस्ड अपॉन कि क्या आरओसी आ रहा है, वी डिसाइडेड कि हमारे पास टाइम डोमेन में कॉजल है, एंटी कॉजल है, एंड देन बेस्ड अपॉन ए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल सिस्टम होगा। ओके, आज भी जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें हम इन चीज़ों को इन जो भी पेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस इन फ्यूचर। और एक जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि जिस तरह से अगर आपके पास कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स एंड देन यू आर गिवन विद एन आरओसी ऑल्सो, तो यू नो कि जस्ट बाय इंस्पेक्शन यू नो कि आपके पास टाइम डोमेन में जो है वो ये या ये बन रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन के आरओसी क्या गिवन है। सो द थिंग इज कि जब हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर आते हैं तो जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट वन मेथड ऑफ इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म विच इज कॉल्ड बाय इंस्पेक्शन, कि हमारे पास जो है, अच्छा अब इसमें से जो है ना वी विल नॉट टॉक अबाउट 4 तरीके जिससे इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म हम कंप्यूट कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट द 2 ऑफ देम ओनली। एक कॉन्टूर इंटेग्रल वाला जो है इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन वाला जो है वी हैव सीन दिस थिंग, एक तो यही वाली जो एग्जांपल्स हमने अभी देखी हैं, इसके अलावा जो है वी हैव सीन हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं इससे पहले की थी। वी टॉक्ड अबाउट फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस, ठीक है। कौन मुझे बताएगा कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस हो, तो अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ कि जी मुझे h of n बताएं, तो क्या h of n हो जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? एंड देन z एंटायर z प्लेन जो है वो इसका आर ओ सी है एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, वो मुझे यहाँ से
जी 1 प्लस जी बोले, मुझे आवाज 2, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसके साथ, डेल्टा n-1 n-1 और फिर 3 डेल्टा n-2। ओके वेरी गुड। कॉमन ही आएगा इसमें? नहीं देखें, ये इस तरह से होगा ना, 1 2 एंड 3, ठीक है ना, 0 1 एंड 2। ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली एक्सप्लिसिटली इसलिए वो करना चाहती थी एग्जांपल, क्योंकि हम इससे पहले ना ये करते रहे कि हम प्लॉट करके और वहाँ से करते रहे, ठीक है, बट द थिंग इज कि द प्लॉट इज एक्चुअली द डेल्टास। सो बाय इंस्पेक्शन जो है, वी हैव बीन डूइंग इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग बाय इंस्पेक्शन, के हमारे पास फाइनाइट के केस में भी और इनफाइनाइट के केस में भी। एंड देन वी हैव सीन कि बाय जस्ट बाय इंस्पेक्शन हमें एक तो ये भी पता चल जाता है कि इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एंड देन बाय नोइंग दिस आरओसी हमें ये भी पता चल जाता है कि फाइनाइट ड्यूरेशन होगा, इनफाइनाइट ड्यूरेशन होगा, कॉजल होगा, एंटी कॉजल होगा, एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पावर सीरीज एक्सपेंशन है, अगेन वी विल नॉट डू दैट ऑल्सो, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो है इससे देखेंगे यूज़ करके। अब आप देखें कि अभी तक जो एग्जांपल्स की मैं बात कर रही हूँ वो दो तरह के एग्जांपल्स हैं। या तो इस तरह की बात कर रहे हैं हम कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर का जो अगर मैं इसको h ऑफ z को इन टर्म्स ऑफ दो पॉलिनोमियल्स लिखना चाहूँ, bz ओवर az अगर मैं कहती हूँ, तो अभी तक हमने जो बात की है इंस्पेक्शन से, वो या तो हमने वो देखा है जिसमें az इज़ 1, जिस तरह ये केस नज़र आ रहा है, या फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है, उसको हमने इंस्पेक्शन किया है, या दूसरा हमने यहाँ पे देखा है कि इस केस में, इन दोनों केसेस में जो है वो BZ इज 1, ठीक है, कि विच मीन्स के प्योरली इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है। व्हाट इफ वी हैव एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, एंड देन अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अभी तक जो हमने बात की है, जब हमने ऑल पोल्स की बात की है तो सिंगल पोल्स की हम बात करते रहे, लेकिन ये कि दिस इज नॉट अ नेसेसरी कि हमारे पास जो भी फंक्शन है उसमें सिर्फ सिंगल पोल मौजूद हो। तो फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, कि जब हमारे पास रैशनल जी ट्रांसफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज होते हैं, तो उस केस में जो है वी यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द गुड थिंग इज़ कि पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को ऑलरेडी आती है, सो वी वोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, लेकिन वी विल बी सीइंग कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम कैसे इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, अगेन जो मेथड आपको आता होगा इट माइट बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के रूट्स निकालने का तो तरीका वही है जो कि आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन ये कि जो स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो वाले स्टेप्स हम देखेंगे जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं। दूसरी बुक्स में आपको मे बी डिफरेंट मेथड नज़र आए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके लेट मी जस्ट राइट इट, कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस तरह की चीज़ है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पोज एंड ज़ीरोज़ हम जी इनवर्स में नहीं करते, ठीक है ना, हम क्या कर रहे होते हैं कि वी एक्चुअली टेक द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ z, और यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि z इक्वल टू a पर है एंड z इक्वल टू 0 के, z इक्वल टू a के ऊपर पोल है एंड z इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो हमारे पास 0 है। सो द थिंग इज़ कि आपको सारी बुक्स में इस तरह नहीं मिलेगा। देयर आर सर्टन मेनी बुक्स जो कि a1 ओवर a1 माइनस a इज इनवर्स से ही पोज और 0 को जो है वो आपको बता रही होंगी। सो बट इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे आंसर सबके सेम होंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई और बुक पढ़ते हैं और उसमें कोई और मेथड आपको नज़र आ रहा है कि जी इनवर्स में ही सॉल्व करना शुरू कर दें, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ तरीक़ों से जो है सोल्यूशन सेम मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आपकी बुक में मौजूद है। ओके, सो नाउ what we actually know is कि again वही वाली बात कि if we have x of z और h of z, it doesn't matter, मेरे पास जो है वो it can be written as the रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और मैं दोबारा से जो है वो इस डिटेल में नहीं चाहूँगी, बट वी हैव सीन दिस एक्सप्रेशन अ लॉट ऑफ टाइम के, ठीक है, कि ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल्स है उसके कोफिशिएंट्स b हैं, नीचे वाले के जो हैं वो a हैं, एंड 1 जो है ये वी आर अस्यूमिंग कि a नॉट को जो है वो हमने 1 के इक्वल ले लिया। ओके,
if we have this fraction जो भी हमारे पास आया हुआ है, if it is an improper fraction, which means कि मेरे पास जो degree of polynomial, okay, let me write, let's suppose कि मेरे पास इस तरह की चीज़ है, z square plus 2z minus 3 over 1 plus 2z minus 1 plus 4, let's suppose. Okay, so here I have m equal to 3 and n equal to 2 because m is actually giving me the number of terms in numerator and n is giving me the number of terms in the denominator. In that case the expression, the fraction is called improper fraction. और उस केस में जो पहला स्टेप मैंने करना है वो ये है कि I need to divide the numerator by the denominator and so as a result मेरे पास क्या आ जाएगा, हम तो एग्जाम्पल करके भी देखते हैं जिससे आपके पास जो है वो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा होगा. बट द थिंग इज कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी विच विल बी इन द पावर ऑफ z इनवर्स इन द न्यूमरेटर ओनली एंड देन आई विल गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में किसको कह रही हूँ, फॉर विच m इज लेस देन n. और जो हमारा partial fraction है that we will be using on this proper fraction. ठीक है, so what for the first step that we need to remember is कि जब हम partial fraction के through inverse z transform और partial fraction करना चाहते हैं, inverse z transform तो हम बाद में आएंगे. अगर हम partial fraction करना चाह रहे हैं, if we have polynomials of degree greater than 1 and 2 in numerator and denominator, basically denominator के polynomials की वजह से हम करते हैं because pose हम इसमें से निकाल रहे होते हैं, we will see it later on. तो उस केस में जो है what we have to do is first of all we have to see कि और जो न्यूमरेटर और पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में से किसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा है. अगर तो न्यूमरेटर वाली ज़्यादा है सो वी विल हैव टू, द फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू डिवाइड इट बाय डिनोमिनेटर जब तक कि हमारे पास उसकी डिग्री कम हो जाती है. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स दिस इज़ हाउ व्हाट वी विल गेट कि अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को आगे से ओपन करती हूँ तो मेरे पास जो है डिवाइड होने के बाद इस तरह की टर्म आ जाएगी एंड देन आई विल हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है. तो इसकी एग्जांपल में लेट मी राइट इट हियर. ओके, अच्छा अब लेट्स सपोज कि मेरे पास, अच्छा आपकी बुक की मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं और आपकी बुक में थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो मैंने डिफरेंट किया है आपकी बुक से. जो टीच करने का मैंने स्टेबिलिटी कॉजलिटी पहले पढ़ा दी है इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म से. तो उसकी वजह से जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आया है वो ये कि आपकी बुक में मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो हैं उन्होंने क्योंकि इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म पहले पढ़ाया है तो एच ऑफ जी के बजाय एक्स ऑफ जी से एग्जांपल्स गिवन है. बट इट शुड नॉट मैटर, हम एच ऑफ जी से करें या एक्स ऑफ जी से करें, हम जो है वो मोस्टली उसको एच ऑफ जी से करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आउट के सिस्टम की स्टेबिलिटी कॉजैलिटी वो किस तरह से डिपेंडेंट होती है जो भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं. लेकिन ये याद रखिएगा कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि हमने जो है वो उसको किस तरह से लिया है. अच्छा ओके, लेट अस टेक 1 मिनट और आप मुझे बताइए कि इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा. और लेट मी राइट कि डिवाइड करेंगे कैसे. लेट मी स्टार्ट टू राइट विद द हाईएस्ट पावर ऑफ z इनवर्स. ठीक है, z जैसे हम आम हालात में करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर आप सोच लेते हैं z इनवर्स को अगर x सब समझ लेते हैं तो द फर्स्ट वन इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड देन 3x प्लस 1 और ओके माइनस 3z. जी जी, ये z इनवर्स माइनस 2 के साथ 2 लगाया हुआ है, ऊपर 3 है. ओके ठीक है, लेट मी, थैंक यू. ठीक है, चलें जी. अब मुझे लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट और मुझे बताइए कि अब अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ सम टर्म्स प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इट हैज़
लेस पावर इन न्यूमरेटर एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आना चाहिए। ओके, चलिए साथ साथ करते हैं। मुझे बताइए क्या करूँ सबसे पहले? z इनवर्स ओवर 2। Okay, so I should divide it by z inverse over 2 से, ठीक है। z inverse 2 z inverse से, अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खाली z inverse। एक मिनट मुझे देखने दें कि ओके ठीक है, z इनवर्स ओवर 2 से करेंगे तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 3, आगे क्या आएगा? -3/2 z माइनस 2, राइट? यस मैम। z माइनस 2 एंड माइनस z इनवर्स 1। 2, ठीक है। सो यही आ रहा होगा ना? और 3 भी है, ठीक है 3 है। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैम जो आपने उससे लिखा है यहाँ पे +1 आना चाहिए। प्लस आ आपने जाएगा, ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, प्लस आएगा। नहीं, माइनस ही नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस है ना। मैम आपने जो प्लस ही होना उधर चाहिए। लिखा हुआ है वो गलत लिख दिया। ये 2z -2 -3 +1 आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर ओ तो ओके ओके ओके, सॉरी। अच्छा अच्छा, सही सही, ये +1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ओके, एंड देन सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड व्हाट विल बी द रिमेनिंग थिंग। ठीक है, ये कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं मैं करवा रही, नहीं, ठीक है। तो ये इट विल बिकम क्या हो जाएगा ये 3 9 बाय हाँ ठीक है 9/2 z माइनस 2 एंड देन प्लस माइनस हो जाएगा 3 माइनस 5/2 होगा ये क्या हो जाएगा? यस प्लस 5/2 है। प्लस 5/2 z इनवर्स +1, ठीक है। अब आगे क्या करूं? क्योंकि मुझे पावर जो है वो लेस चाहिए, ठीक है। सो स्टिल इट इज़ इक्वल, m इक्वल टू n है, तो मैं अब जो है इसको फर्दर प्लस हम कर देते हैं इसको 2 बाय नहीं 9/9 से कर देते हैं, ठीक है। 9 ओनली, सो दिस विल बी 9 से करेंगे। सॉरी, अच्छा सॉरी 9/4 9/4 से करेंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, ठीक है। दिस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 18/4 z इनवर्स, नहीं 27, मेरा मैथ जो है ना वो बिल्कुल ही अच्छा, ठीक है। एंड देन प्लस 9/4 आ जाएगा। Okay, now this is cancelled and then again this is not necessary. Let's suppose कि this is some alpha 1 z inverse plus some alpha 2 आ रहा है। So इसका क्या मतलब है कि अब मैं इस expression को h of z को I can write it as z inverse by 2 plus 9/4 plus alpha 1 z inverse plus alpha 2 over 1 minus 3 minus z इनवर्स प्लस 2z माइनस 2, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म्स है ना, अब इसमें से आप याद रखें कि जो भी टर्म हमारे पास डिवीजन के बाद यहाँ पर आ रही है दे विल ऑलवेज बी इन फॉर्म्स ऑफ डेल्टा, बिकॉज वी नो कि ये अगर मैं इनवर्स में जब जाती हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है इसके लिए वी विल हैव टू solve for inverse z transform using partial fraction। इस केस में जो है अगेन मैं दोबारा ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि जो चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है, जो हाईएस्ट पावर z इनवर्स की न्यूमरेटर में जा रही है वो 1 जा रही है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 जा रही है। सो m इज़ लेस देन n, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। सो वहाँ से जो है वो बेसिकली अब हम इसके ऊपर तवज्जो करेंगे जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट वी वुड बी सॉल्विंग यूजिंग इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने दोबारा से जो है वो सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म के लिए वी नीड द पोल्स देमसेल्फ सेपरेटली, ताकि वहाँ से हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, सो अब ये चीज़ जो है बेसिकली ये हमने
अभी एग्जांपल मेरा ख्याल है जो मैंने अभी करवाई है इट इज़ डिफरेंट। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, इसको खुद करके देख लीजिएगा, बुक में इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, डिवाइड करके खुद देख लीजिएगा। दिस शुड नॉट बी समथिंग दैट शुड बी डिफिकल्ट। अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। नाउ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज, मतलब इस स्टेप तक हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कुछ टर्म्स जो हैं वो ये वाली इस तरह की आ चुकी हैं, ठीक है, इनको हमने साइड पे छोड़ दिया। और ये जो b1z ओवर az है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल चेंज द पावर ऑफ the numerator and the denominator polynomial from z inverse to z, ठीक है, वही वाली चीज़ जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अगेन मैं आपको दोबारा ये मेंशन करती हूँ कि इन सम बुक्स यू विल बी सीइंग कि दे विल बी सॉल्विंग विद z इनवर्स एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन ये कि आपकी बुक में जो है वो ये मेथड है तो वी विल बी डूइंग दिस थिंग। अच्छा, उसको हम करेंगे कैसे? बिकॉज वट वी विल बी डूइंग इज कि हम z इनवर्स, अब हमें ये पता है कि m इज़ लेस देन n, सो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर है दैट वुड बी, फॉर एग्जांपल अगेन लेट मी सी राइट के h ऑफ z जो है वो मेरे पास आया हुआ है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला आया हुआ है पार्ट, दैट इज 1 + 2z - 1 प्लस 1 + 3z इनवर्स प्लस 2z - 2 आया हुआ है, लेट्स सपोज। तो पहला स्टेप क्या है कि मैंने जो है वो पावर्स को करना है z में, इंस्टेड ऑफ z इनवर्स पॉलिनोमियल्स को मैं करना चाहती हूँ, बट आई वुड बी डूइंग इज में जो हाईएस्ट पावर मेरे पास डिनोमिनेटर में है यानी nth पावर ऑफ z जो है उससे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी। सो हेयर माई हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर इज -2 z इनवर्स की जो भी पावर है, तो मैं z स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ। सो आई विल बी गेटिंग दिस एक्चुअली विल मेक श्योर के हाईएस्ट पावर है ना, जो कि n जो है दैट इज ग्रेटर देन m, तो इट विल मेक श्योर कि तमाम की तमाम आपके पास जो टर्म्स हैं दे विल गो इनटू पॉजिटिव पावर ऑफ z। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक z मैंने बाहर ही रखा हुआ है बिकॉज अंदर पॉजिटिव करने के लिए आई जस्ट नीड 1z, मैं अगर ना रखूँ तो फिर इन एनी केस आई विल टेक इट आउट, और इस केस में मैं z स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आई विल गेट z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2. Okay, so this is actually the step that is written here कि आपने जो है 0 to the power n से जब multiply और divide किया है, you have everything in the power of z instead of the z inverse. And then what we need to do is we need to take, हमारे पास हमेशा यहाँ पर एक z एक्स्ट्रा होगा ही होगा जब आप इस तरह से कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि m इज़ लेस देन n और आप z रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा z जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद होगा। वी विल डिवाइड द होल एक्सप्रेशन। अब अगर h ऑफ z मैंने लिया हुआ है तो h ऑफ z को मैं इस z से डिवाइड करूँगी, ठीक है, एंड वी विल सी कि हम ये क्यों कर रहे हैं एट द एंड। सो बट दिस इज़ द स्टेप कि h ऑफ यानी h ऑफ z के बजाय h ऑफ z ओवर z का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन आती है इसका मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करना है एंड देन वी विल सॉल्व लेटर। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल, अगेन आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में जो है आप लोग देख चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग कौन सी क्लास से कर रहे हैं? ये कौन सी क्लास में पहली दफ़ा की थी, कुछ याद है? FSC में 9th में की थी। ओह ओके, सो इसका मतलब है कि अब तो आप बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके होंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे तो बिल्कुल भूल चुकी है। इन एनी केस चले, अच्छा यू वुड रिमेंबर। और अभी तक आप लोग कर रहे हैं किसी उसमें या अभी काफ़ी दिनों से नहीं की? पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें 3-4 केसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 केसेस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम एनकाउंटर करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द पार्शियल फ्रैक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। सो उसमें से जो पहला केस है वो ये है कि वी हैव जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है x z ओवर z या h z ओवर z, उसमें डिस्टिंक्ट
पोल्स हैं. ओके, वी विल सी के व्हाट डज इट मीन बाय डिस्टिंक्ट पोल जो है ना, उसकी हम बात करके देखते हैं. लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पोल हैं तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके लिए वी विल बी डूइंग दिस थिंग. अच्छा, हाउ वुड वी नो कि डिस्टिंक्ट पोल है? लेट मी यूज दिस एग्जांपल. कहाँ चले गए एग्जांपल? ओके, दिस एग्जांपल अगेन, ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है. ये एग्जांपल नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन 3rd चैप्टर में कहीं पर एग्जांपल है. अब आप देखें कि इस केस में क्या है कि h of z जो है दैट इज गिवन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विच प्रॉपर फ्रैक्शन. हाँ, विच मीन्स कि हमें नज़र आ रहा है कि m इज़ लेस दैन n. तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आई नीड टू एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू पावर्स ऑफ z. ओके, लेकिन उससे पहले ओके ठीक है, तो इन आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पावर ऑफ z. तो वो पावर ऑफ z में कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे कौन बताएगा किस चीज़ से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ? z की कितनी पावर से करूँ? z raised power 2. ओके ठीक है, z स्क्वायर से. तो ये मेरे पास आ जाएगा ओवर z स्क्वायर टाइम 1 माइनस 3.5 z inverse plus 1.5 z raised to the power minus 2, and it will come out to be z 3z minus 4 plus z square minus 3.5 z plus 1.5. ठीक है, अब I will take h of z over z and then I will factorize denominator. ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर मेरे पास जो है वो पॉलिनोमियल है इन द डिनोमिनेटर. जब मैंने इसको बेसिकली फैक्टराइज करके देखा हुआ है, आप लोग भी चाहें तो अभी कर सकते हैं या ना भी करें तो डजंट मैटर, बिकॉज आई बिलीव कि आप में से हर एक को फैक्टराइजेशन करनी आती है. सो एनीवे, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी z minus 3 and z minus half. ठीक है, नाउ आई कैन सी कि मेरे पास डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट नंबर. जी बोलें मैम. ठीक है, ठीक है. ओके, सो डिनोमिनेटर में जो है वो मेरे पास डिस्टिंक्ट जो है वो नंबर्स आए हुए हैं 3 और हाफ है. इसका मतलब है कि माई पोल्स विल बी डिस्टिंक्ट ऑल्सो. सो इन दैट केस हमने क्या करना होता है, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट पोल होते हैं, अगेन यू ऑलरेडी नो, लेकिन ये कि उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से हो रही होगी कि वी विल हैव इट a ओवर z माइनस 3 प्लस b ओवर z माइनस हाफ. ठीक है, and that will be equal to h of z over z, which is actually equal to 3z minus 4 over z minus 3. Okay. Z minus 3 and z minus half. Okay, do you want to do the partial fraction and find a और b, और हम जैसे assume करके करें? वैसे तो खैर मेरा ख्याल है कि इसको आपको करना आता ही होगा, राइट? कैसे करेंगे partial fraction अगर इसका करना चाहें तो? How will you find a? मैम z पहले assume कर लेंगे 3, तो फिर हमारे पास b तो 0 हो जाएगा, a उससे फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो फिर अगले में कोई भी assume कर लेंगे z, और ठीक उससे है, में सही. a पता है ओके, तो b आता सो लेट्स सपोज कि मेरे पास a और b को मैं ही रखती हूँ, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या आ जाएगा कि h of z over z would be, और लेट्स सपोज कि मैं कह देती हूँ कि a is some alpha 1 and b is some alpha 2. ठीक है, कि कुछ दो नंबर्स आ गए मेरे पास. सो दिस इज alpha 1 over z plus 3 and this is alpha 2 over z minus half. Okay, and then what I need is h of z. So h of z will be equal to alpha 1 z. ये जो z डिनोमिनेटर में था, मैंने इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ, ठीक है, प्लस alpha 2 z over z minus half. ठीक है, अब आप देखें why do we need this z in the numerator? क्योंकि हमारे पास जो हमें ऑर्डर्ड पेयर पता है ना ऑलरेडी, वी नो कि दिस इज समथिंग जो कि आपको हर बुक में जी ट्रांसफॉर्म के अगर आप पेयर्स देखते हैं ना तो इस तरह से ही मिल रहा होगा कि a and z n is z greater than
A is ROC and 1/1 minus AZ inverse, या इसी तरह से माइनस AN U of minus N minus 1 का जो Z ट्रांसफॉर्म है, दिस इज अगेन द सेम एक्सप्रेशन विद Z ग्रेटर देन A. तो द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे मैं जो भी मेरे पास पोज आ गए हैं, सिंगल टर्म्स आ गई हैं, मैं उनको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. वाई? बिकॉज आई नो कि इस फॉर्म में एक दफ़ा मेरे पास आ जाता है तो मैं इंस्पेक्शन से आई कैन डिसाइड के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा. तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे अगर करना है तो इसका मतलब है कि मेरे पास z ओवर, देखें अगर z ओवर z माइनस a आया हुआ है तो दोनों जगहों पे अगर मैं z को कॉमन निकाल लेती हूँ तो आई गेट दिस फॉर्म जो कि मुझे चाहिए. तो इसी एंड देन दीज टू विल बी कैंसल आउट. तो दैट इज द रीजन कि हमें वो एक z जो था वो चाहिए ताकि वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट बैक टू दिस थिंग. अगर आपको कन्वर्ट किए बगैर यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये चीज़ एक्चुअली क्या होगी तो दैट इज़ वेल एंड गुड. लेकिन यहाँ पे जो करने का मकसद ये है कि बिकॉज जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व इवन एग्जाम में कर रहे होंगे तो यू विल बी गिवन दिस ऑप्शन कि आपके पास ये पूरा का पूरा टेबल मौजूद होगा जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ट्रांसफॉर्म पेयर का टेबल है. तो उस केस में जो है वो आपके पास इसी तरह से एक्सप्रेशन जो है जी इनवर्स की फॉर्म में लिखे हुए होंगे. सो वी एट द एंड वी वांट एवरीथिंग इन द जी इनवर्स फॉर्म अगेन. जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम वापस लेके आना चाहते हैं. सो लेट मी राइट इट on a separate page. मेरे पास x of z is equal to alpha 1 z over z minus 3 plus alpha 2 z over z minus half. अब मैं ये z को कैंसिल आउट करूँ, यानी z को कॉमन निकालूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से और कैंसिल आउट करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 z इनवर्स प्लस alpha 2 over 1 minus 1 half z inverse. अच्छा जी, अब this is actually just another way of writing the same h of z जहाँ से हम चले थे. ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया. अब जो क्वेश्चन है, अगर आप इस पे ध्यान दिया हो, कहाँ चला गया, कि ये पूछा ये गया हुआ है कि स्पेसिफाई द ROC of h of z and determine h of n for the following condition: when the system is stable, when the system is causal and when the system is anti-causal. हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो करनी आनी चाहिए. देखें, अब आपको ROC गिवन नहीं है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, ठीक है, और आपको सर्टेन कंडीशंस गिवन है. दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हम बार बार जो है वो हमारे पास बाद में जो है वो ये चीज़ यूज़ हो रही होगी. ओके, सॉरी जी. तो जो चीज़ यहाँ पर हम करना चाहेंगे वो ये कि लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट दिस पोज जो हमारे पास मौजूद है. एक जी, एक तो मैं यूनिट सर्कल को मैं डिफरेंट कलर में बना रही हूँ सो दैट वी विल नो कि यूनिट सर्कल जो है उस और पोज का क्या रिलेशनशिप है. ओके, मेरे पास दो पोज हैं. वन इट एज z इक्वल टू हाफ के ऊपर है एंड द अदर वन इज एज z इक्वल टू 3 के ऊपर है. ठीक है, दिस इज रियल z, दिस इज इमेजिनरी z. ओके, और ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे पास z इक्वल टू 0 के ऊपर है क्योंकि ऊपर हमारे, या ये कि वो जो इससे पहले एक्सप्रेशन थी उसकी बेस पे जो आपको ज़ीरो डिसाइड हो सकते हैं. बट एनीवे, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट ज़ीरो क्योंकि स्टेबिलिटी और कॉज़ैलिटी जो है वो पोल से रेलेवेंट है. अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आई आस्क यू कि व्हाट विल बी द ROC फॉर सिस्टम to be stable. अब आप इसको देख के मुझे बताइए कि क्या ROC स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन हमने देखी थी. मैम यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए. ओके, यूनिट सर्कल को इंक्लूडेड होना चाहिए इन ROC. ठीक है, अब वो कौन सी कंडीशन हो. अच्छा चलें, इस क्वेश्चन से पहले ना एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. कौन से ROCs पॉसिबल हैं इस सिचुएशन में. Ma'am, z greater than 1/2 or less than 3, z greater than 1/2 only or z greater than 3. ओके, आप बहुत जल्दी बोल गए, मैं तो लिखना भी नहीं शुरू किया था. पहला क्या है, z greater than 1/2 greater than
1/2 and लेस देन less 3 than 3, ठीक है। दूसरा और z ग्रेटर देन लेस देन 1/2 z greater than less than 1/2, ठीक है, and z greater than 3. Everyone agrees? किसी से पूछूं अगर why can't z be less than 3, कौन बताएगा? Let me ask someone. ये हमने पिछली दफ़ा बहुत डिस्कस किया है। चलें, आज आपकी क्लास में हैं ही 5 लोग टोटल, बाकी क्लास को पता नहीं चला क्या? 14 हो गया। अच्छा, मेरे पास तो 5 क्यों नज़र आ रहे हैं? मैम 20 है। अच्छा 22 ठीक है, अच्छा सॉरी, मुझे लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ था मेरा। हाँ, अब मुझे भी आना शुरू हो गया, ठीक है। ओके, रोल नंबर जरियाब है? जरियाब, आर यू देयर? अच्छा, नहीं पता। अच्छा, रोल नंबर 29 कौन है? नाम बताएं। जी, 29 is most probably not here. Roll number 6. Okay. यस जी मैम। जी, नाम बताइए। अवैस। अवैस जी, अवैस मुझे ये बताइए कि इस केस में z लेस देन 3 ROC हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ये वाला जो ऑप्शन लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो है वो आपकी क्लास में मुझे ये 3 बताए हैं कि ROCs हो सकते हैं, इसमें ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। वाई? मैम रीज़न नहीं याद सही से, लेकिन हो नहीं सकता लेस देन 3। ओके, ये आपको यकीन है कि नहीं हो सकता, मगर रीज़न नहीं याद। अच्छा जी, यस मैम। कौन और बताएगा रीज़न? ओके, रोल नंबर 30। ओके, रोल नंबर 13, 13। नो। रोल नंबर 86। मम्मा चुप। जी मैम। जी, नाम बताइएगा और मुझे ये बताइएगा कि वाई कैंट z लेस देन 3b? मैम क्योंकि उसमें हम जो आरओसी होता है उसमें कभी भी पोल इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इंक्लूड नहीं होता। ओके, गुड, ठीक है। नाम भी बताइए। मिनाहिल साबिर। मिनाहिल, ओके जी, मिनाहिल, राइट, ठीक है। सो वी कैन नॉट हैव z लेस देन 3 बिकॉज z लेस देन 3 का मतलब है कि हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, दिस इज दिस रीजन, और इसमें z इक्वल टू हाफ वाला पोल जो है वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ओके, सो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दीज आर द 3 ऑप्शंस। अच्छा, अब जो है देखिए, थिंग्स आर इजी फॉर अस। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा ROC होगा जिसके लिए सिस्टम स्टेबल होगा, तो अब कौन सा आपको नजर आ रहा है इसमें से? मैम ठीक है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, First ओके, वाला ना। बिकॉज दिस इज द ओनली केस, बिकॉज अगर आप चाहें तो इसको प्लॉट करके भी तीनों को अलग अलग से देख सकते हैं। दिस इज द ओनली ROC जिस केस में हमारे पास z इक्वल टू 1 इज इंक्लूडेड इन द ROC, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अच्छा, अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे इस स्टेबल वाली कंडीशन के अंडर में h ऑफ n बताएं कि क्या बनेगा, ठीक है। और स्टेबल देखें, अब what I can see from here is कि stability वाली जो condition है, हमने क्या देखा था? This is actually a case of applying लीनियरिटी की कंडीशन जो है वो हम हमारे पास जो लीनियरिटी की कंडीशन है वो एच ऑफ जी पे लगा रहे हैं कि हमारे पास 2 एच ऑफ जीज आए हुए हैं ना। एच ऑफ जी जो है ये एच ऑफ जी 1z एंड एच ऑफ 2z को इंक्लूड करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आर ओ सी भी होगा दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन के दोनों के इंडिविजुअल आर ओ सीज क्या थे और उसके बाद जो है ओवरलैप रीजन क्या आ रहा है। तो इस केस में अगर हम ये कह देते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो इस केस में, एंड देन आई कैन फुली, अगर मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कौन सा केस है जिसमें स्टेबल है, आपने ये बता दिया कि फर्स्ट केस है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि इज इट कॉजल इन दिस केस ऑल्सो? आप क्या कहेंगे? नो। Why not? Because causal के लिए ROC must have z equal to infinity and it should must be outside a circle, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो z equal to infinity included ही नहीं है, ROC जो है वो इसमें है, शामिल है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, अब I have two poles available और ROC जो है उसमें overlap region है, तो इसका मतलब है एक जो है वो condition ये थी z greater than half and the second one was
z लेस देन 3, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला ओवरलैप वाला रीजन आ रहा है, विच मीन्स कि मेरे पास अब z ग्रेटर देन हाफ का क्या मतलब है कि ये वाला जो मेरे पास h2 ऑफ z है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन का सिग्नल होगा वो कॉजल होगा या एंटी कॉजल होगा? Okay, so causal, because now we are talking about individuals जिनसे वो combine करके हमारा h of z निकला हुआ है. So what we are saying again, जिन लोगों को इतना clear नहीं है कि अगर सिर्फ मैं इसमें से एक की बात करती हूँ तो मेरे पास ये half है, इसमें पोल जो है ये वाला जो सेकंड वाला h2 of z है, और इसमें जो है we have seen कि इसका आपके पास ये वाला ROC आ रहा है for first condition because this pole is actually contributing to this part of the ROC. So this is causal. तो इसका जो inverse Z होगा वो क्या बन जाएगा? अल्फा 2 तो इसी तरह आएगा. अब आपको अगर याद हो हमने यहाँ पर जी बोलें से ग्रेटर देन ए. हाँ, ये जो है ना इनवर्स Z आपके क्या हो जाएगा? Z ग्रेटर देन हाफ है ना, मतलब अगर हम वो देखें हमारे पास ये टर्म आई हुई है हाफ ऑफ Z इनवर्स, ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2 समथिंग लाइक दिस. अब और ROC Z ग्रेटर देन हाफ आया हुआ है, तो इसका अगर मैं इनवर्स लेती हूँ बाय इंस्पेक्शन तो इट शुड बी इक्वल टू अल्फा 2 टाइम्स हाफ रेट टू द पावर n u ऑफ n, राइट? क्योंकि ये इसका ही Z ट्रांसफॉर्म बन रहा है ना, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक ही जगह जो है वो हाफ हमारे पास आया हुआ है. सो इट मीन्स के लेट मी गो बैक हियर जी. सो इट मीन्स के इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ऑफ Z बनेगा दैट वुड बी अल्फा 2 या h2 ऑफ n अगर मैं कह देती हूँ उसको, दैट वुड बी अल्फा 2 टाइम्स हाफ ऑफ n u ऑफ n. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? इसका इनवर्स क्या बन रहा होगा? h2 ऑफ n तो मेरे पास ये आ गया, व्हाट विल बी h1 ऑफ n? अब आप देखें h1 ऑफ n क्या है, ये मुझे नजर आ रहा है कि इट वुड बी एंटी कॉजल सीक्वेंस बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर मैं खाली h1 को कंसिडर करती हूँ तो मेरे पास जो पोल है दिस इज एट z इक्वल टू 3 और इसका जो ROC है दिस इज इनसाइड दिस सर्कल. सो इट मीन्स के this will come out to be minus alpha 1 times 3 raised to the power n u of minus n minus 1 which will be h of n. Okay, ये मैंने कहीं पे लिखा हुआ भी है, so let me go here. हाँ जी, ठीक है. So this is actually what we actually concluded कि हमारे पास अगर स्टेबल आपसे मांगा गया है तो वी नो कि स्टेबल इस केस में होगा, और जब हम उस स्टेबिलिटी की इस कंडीशन को अलग अलग पोल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एक केस में जो है वो कॉजल सीक्वेंस बन रहा है एंड देन अदर वन इज़ एंटी कॉजल सीक्वेंस. ठीक है, और हमने वन यहाँ पे इन्होंने ए और बी को 1 और 2 निकाला हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं की तो वी जस्ट हैव रिटन इट एज अल्फा 1 एंड अल्फा 2. सो दिस कम्स आउट टू बी h of n is half of n u of n minus 2 times because this is for the sequence जो कि हमारे पास यहाँ से आ रहा है and this is corresponding to the sequence जो कि यहाँ पर आ रहा है. Okay, next जो चीज़ अगर आपसे पूछी जाए, again let's go back here, और आपसे ये पूछा जाए कि what would be ROC for which this is a causal system, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेटर देन 3 वाली. ग्रेटर देन 3 वाली. ओके, सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कंडीशन होगी. अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं स्टेबल होगा कि नहीं? कॉजल तो चले इसमें कर दिया ना आपने ग्रेटर देन 3 के लिए. स्टेबल होगा? नो, बिकॉज यूनिट सर्कल इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. ठीक है. अच्छा, अब ग्रेटर देन 3 अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है ओवरलैप रीजन है ना ग्रेटर देन 3. सो इट मीन्स कि आपके पास h1 ऑफ z जो है इसका अगर मैं ROC लेती हूँ तो इट शुड बी ग्रेटर देन 3
एंड H2 ऑफ Z जो है इसका ROC शुड बी ग्रेटर देन हाफ। जब ये चीज़ होगी तो फिर ओवरलैप रीजन जो है वो ये वाला रीजन आ जाएगा जो भी यहाँ के बाहर मौजूद है। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि H1 और H2 बोथ ऑफ देम मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू राइट साइडेड सीक्वेंसेस और कॉजल सीक्वेंसेस। दोनों कॉजल हैं तो हमारे पास उसका जो सम है वो कॉजल आ रहा है। तो अगर अब मैं आपसे जल्दी से पूछती हूँ कि व्हाट विल बी H ऑफ n, तो आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा। जी, अगर आपके पास कॉजल सीक्वेंस, जी बोलें मैम अल्फा 1 3 की पावर n और u ऑफ अल्फा 1 तो कांस्टेंट है, अल्फा हाँ ठीक है 3 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, u ऑफ n एंड देन प्लस अल्फा ओके 2 हाफ की पावर n u ऑफ n। गुड, ओके नाउ एवरीवन शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि ये हमारे पास कैसे आया हुआ है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमने वो कॉजल की वजह से जो है हमारे पास ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। और ये वी एक्चुअली हैव दिस समवेयर हियर, ठीक है, कि ये वाली जो कंडीशन है अगेन जो हमने खुद एक्सप्लोर किया, दिस इज व्हाट इट हैपनिंग हियर कि हमारे पास कॉजल सिस्टम के लिए ROC इज Z ग्रेटर देन 3 एंड द H ऑफ n वुड बी लाइक दिस और द सिस्टम इज अनस्टेबल, वी नो दैट। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपसे ये पूछा जाए कि फॉर अंडर व्हाट सिचुएशन दिस वुड बी एंटी कॉजल। अब तो खैर बची एक सिचुएशन रही है, so okay we can see कि आपके पास जो है वो Z लेस देन हाफ के लिए जो है इट विल बी द ओवरऑल एंटी कॉजल। और इस केस में क्या हो रहा होगा, इफ़ वी आर टेकिंग Z लेस देन हाफ, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन का मतलब है कि जो मेरे पास पहला H1 ऑफ Z है इसका ROC शुड बी Z लेस देन 3 एंड द सेकेंड वाला जो है उसका ROC शुड बी Z लेस देन हाफ। सो व्हाट विल बी H ऑफ n इन दिस केस, कौन बताएगा मुझे। दोनों के दोनों लेफ्ट साइडेड सीक्वल हो जाएंगे या एंटी कॉजल हो जाएंगे, दोनों के दोनों सीक्वेंसेस। सो व्हाट विल बी H ऑफ n इन दैट केस। मैम 2 3 की जी बोले। अल्फा 1 3 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ओके ठीक है, एक माइनस का साइन यहाँ बाहर भी आता है, माइनस अल्फा 1 3n u ऑफ माइनस n माइनस 1 एंड देन माइनस अल्फा 2 हाफ ऑफ n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ठीक है, आप लोगों के पास जो अभी दो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे ना, बेसिकली वो अगर लिखे हुए हों तो उससे आपको ये आसान हो जाती है इनका जो है जवाब देना। ठीक है, कि अगर हमारे पास इनसाइड अ सर्कल है ROC और एक्सप्रेशन इस तरह आ रहा है तो वी ऑलरेडी नो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास ये टाइम डोमेन सीक्वेंस बन रहा है। अगर ROC ग्रेटर देन सीक्वेंस आ रहा है, सिंगल पोल है, एक्सप्रेशन अगेन यही है, तो वी नो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सीक्वेंस ये बन रहा है। तो हमें जो है वो वहाँ से डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट क्वेश्चन जिस तरह से आस्क किया गया है, आपके पास सेम एक्सप्रेशन का, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसका करवाने का जो था वो मकसद यही था कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू शो के किस तरह से आपके पास सेम एक्सप्रेशन can be for different time domain sequences. Why? Because of the reason कि हमारे पास जो है वो ROC चेंज होने की वजह से टाइम डोमेन सीक्वेंसेस जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सिग्नल से वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हम इसको स्टॉप तो करेंगे। आई जस्ट वांट टू डू वन क्विक एग्जांपल जिससे पहले कि हम स्टॉप करें, और वो है अबाउट कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट पोल के एग्जांपल। ठीक है, अगेन डिस्टिंक्ट पोल्स हैं तो हम उसी तरह से कर रहे होंगे कि जिस तरह से हमने पहले किया है। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम हियर फ्रॉम द प्रीवियस केस। सिर्फ और सिर्फ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस और पिछले केस में जो है हमारे पास डिफरेंस क्या है, मैं अगेन ये सारा स्टेप अब नहीं करूँगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। वी हैव एन एक्सप्रेशन, प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास मौजूद, m इज़ लेस देन n, हमने उसको z की फॉर्म में लेकर आए हैं, x z ओवर z हमने किया है, और फिर हमने वो किया है बेसिकली इसको जो है वो फैक्टराइज किया है। ठीक है, और फैक्टराइज करने के बाद जो है वो मेरे पास आ जाएगा a1 ओवर z माइनस p1 और प्लस a2 ओवर z माइनस p2।
और ये P1 जो है दिस एक्चुअली इज इक्वल टू 1/2 प्लस j/2 और P2 जो है दिस विल कम आउट टू बी 1/2 माइनस j/2. सो ये दो डिस्टिंक्ट पोल्स हैं, मगर ये दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं. इसमें एक जो चीज़ आगे ये आपकी बुक की एग्जांपल है, आई वुड एडवाइस कि आप ये खुद एग्जांपल करके देखिएगा, लेकिन एक जो चीज़ आप इसमें नोट करेंगे वो ये कि जो A1 है दिस विल कम आउट टू बी A2 कॉन्जुगेट, या A2 जो है A1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा. एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट के P1 और P2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं. और ये दिस थिंग विल ऑलवेज बी ट्रू कि अगर आपके पास दो पोल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, A1 और A2 आ रहे हैं, दे विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर. नेक्स्ट थिंग जो है वो ये कि आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे. ठीक है, जिस तरह हमने कहा था ना, फर्स्ट करें कि मैं आपसे ये पूछूं इस केस में भी कि वुड इट बी अ कॉजल, वुड इट बी अ स्टेबल, अनस्टेबल, कैसे आपको पता चल रहा होगा. तो कैन एनीवन टेल मी हाउ वुड वी प्लॉट दिस ऑन दिस प्लेन. ठीक है, यूनिट सर्कल तो हमने बना दिया. वेक्टर से बनाते हैं जी, वेक्टर से बनाएंगे. तो हम वेक्टर्स निकालेंगे कैसे? मतलब अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे P1 इसके ऊपर प्लॉट करके बताएं, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? मैम उसका जी, आपका जो है अब बेसिकली व्हाट वी नीड, अगर हमने वेक्टर बनाना है तो वी नीड r एंड थीटा. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मैंने r कैसे निकलेगा? r वुड बी इक्वल टू, हमें पता है ना कि अगर मेरे पास अगर कोई भी नंबर है अल्फा प्लस जे बीटा के फॉर्म में है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट. एंड एंगल कैसे निकलता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा. राइट, एवरीवन नोज दैट, राइट? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर में करना सबको आता है. ओके, कोई तो जवाब दीजिए. यस मैम. ओके, Yes, मुझे ma'am. लगता है ओके आप दो चार लोग हैं जिनको आता है, या तो बाकी दे डोंट केयर, और या फिर ये कि वो आता ही नहीं है. एनीवे, लेट मी जस्ट फाइंड इट हियर. सो इसका मतलब है कि r अगर मैं इस केस में निकालती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच मीन्स के 1/√2 आ जाएगा मेरे पास. एंड विच मीन्स के मेरे पास जो ये वेक्टर, जो भी वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1/√2 हो जाएगा. अगर थीटा में निकालती हूँ तो आई विल बी हैव टेंजेंट ऑफ थीटा विच विल बी इक्वल टू अगेन 1/2 बाय 1/2 या इक्वल टू 1 आ जाएगा. थीटा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4, 45 का एंगल है. सो आई विल हैव वन पोल समवेयर हेयर at an angle of 45 and r of 1/√2. ठीक है, and the other again इसमें सिर्फ और डिफरेंस जो है वो माइनस का है, तो दूसरा वाला मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पोल. ठीक है, दिस इज हाउ वी वुड एक्चुअली प्लॉट द पोल्स. और इस केस में अगेन अब आप देखें कि मेरे पास जो है, क्योंकि पेयर की फॉर्म में है तो r तो सेम आ जाएगा हमारे पास, जो है सिर्फ एंगल जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे. और इन दिस केस आई हैव जस्ट टू पॉसिबिलिटी. अच्छा, अगर मैं आप इससे पूछूं, आपसे ये पूछती हूँ कि व्हाट विल बी द कंडीशन इन विच द सिस्टम वुड बी कॉजल प्लस स्टेबल बोथ, तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पिछला सिस्टम तो नहीं हो सकता था, इस केस में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हु विल टेल मी? चलें ये कह दें, बता दें, तो फिर आई विल जस्ट स्टॉप. और चलें ROC की मुझे बताएं कि ROC के ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं. ROC जो है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ z. ठीक है, विच मीन्स कि एंगल से नहीं फर्क पड़ रहा, हमें r से फर्क पड़ रहा है. सो ROC कैन बी z ग्रेटर देन 1/√2, या तो ये हो सकता है, या ROC क्या हो सकता है? z लेस देन, बिकॉज ऑफ द रीजन कि दोनों के दोनों देखें ना, हमारे पास जो ये आया हुआ है, ये जो सर्कल है, ये तो दोनों एक ही जगह पर है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों के दोनों पोल्स का. सो इसका मतलब है कि आइदर ग्रेटर देन हाफ 1/√2 हो सकता है, या लेस देन 1/√2 हो सकता है. तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कोई ROC ऐसा है कि जिसमें बोथ स्टेबल एंड कॉजल हो जाएंगे आपके पास, जो भी सिस्टम है. जी, कौन सा वाला? मैम ये जब z ग्रेटर होगा 1/2. ओके, ठीक है. सो दिस विल बी गिविंग अस स्टेबल एंड कॉजल बोथ.
एंड विच मीन्स कि ये वाला जो है इसके लिए हमारे पास एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जब हमें ये चीज़ पता चल गई है तो फिर हम यहाँ से हम यहाँ से x ऑफ n निकाल सकते हैं। ओके, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू। मैम लेक्चर 17 अपलोड नहीं हुआ हुआ, आप वो अपलोड कर ओह दीजिएगा। अच्छा, लेक्चर जो है मैम। अच्छा लेक्चर नहीं हुआ, वीडियो तो हो गई है ना? यस मैम वो भी। ठीक है, मैं लेक्चर कर दूंगी। ओके।